नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मेरी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर जा रही होगी, क्योंकि मैंने जो है माइक का स्थान थोड़ा सा बदला है, जिससे जो है आवाज़ आपके पास ज़्यादा क्लियर जा रही होगी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के विशेष मांग पर कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि आप जो है बाल मनोविज्ञान का कुछ वीडियो डालिए। ठीक है, तो मैं जो है बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। क्या होता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में मैं आपके सामने विशेष चर्चा करूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए सॉरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि बाल मनोविज्ञान को कुछ अलग तरीके से देखिए। बाल मनोविज्ञान को या शिक्षण पेडोगॉजी का जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप जो है उसे किताबी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 100% आपको समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा देसिया तरीके से उसे पढ़िए। किस तरीके से? देसिया तरीके से पढ़िए, जिससे आप जो है प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, तो जो सी टेट में प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में प्रश्न आते हैं, बुद्धि पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो जो चारों ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर उसमें से आप जो है टैली करा ले जाएंगे, कब टैली करा पाएंगे? जब आप जो है देसिया तरीके से अपने दिमाग में उसे छापे रहेंगे। ठीक है, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, आप एक बार किताब में पढ़ के देखिए, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आपको अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको 50% समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन कोई टीचर, अगर मैं ही नहीं, कोई भी टीचर आपको अपने भाषा में, आपको हिंदी भाषा में, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस भाषा में अगर आपको समझाएगा तो 110% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज शुरू करता हूं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संबंधी विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बात करता हूं जीन पियाजे का। किसका मैं बात करता हूं? जीन पियाजे का। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, मेरा यह दावा है। ठीक है, आप जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं आप करके देख लीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप हमसे बताइएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे का क्वेश्चन क्या आता है? जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, इसे आप बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, जीन पियाजे के पास 3 पुत्र थे। जीन पियाजे के पास 3 पुत्र थे। एक कहानी के माध्यम से मैं इस सिद्धांत को भूमिका बनाते हुए मैं आपको सिद्धांत को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक कहानी के अनुसार आप पढ़िए, देखिए बाल मनोविज्ञान को पढ़िए तो एक बालक पर उसका शोध करते हुए पढ़िए। एक बालक को आप अपने सामने इस तरीके से पढ़िए कि एक छोटा सा बालक आपके सामने रखा हुआ है, उसको देख करके आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उसको देख के पढ़िए, उसके बारे में विचार करके आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बाल मनोविज्ञान समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझिए। जैसे एक कहानी है, जीन पियाजे के 3 पुत्र थे। जीन पियाजे के 3 पुत्र थे जो बचपन से लेकर के, जीन पियाजे ने क्या किया, बचपन से लेकर के उनके 16 वर्ष तक की आयु तक, बचपन से मतलब जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक उनके विकासात्मक, किस तरीके से उनकी बुद्धि का विकास हो रहा है, किस तरीके से उनमें ज्ञान का विकास हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से उनमें अवस्था के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। कहाँ पर अध्ययन किया था? अपने तीनों पुत्रों पर अध्ययन किया था और पास पड़ोस के पुत्रों पर भी, पास पड़ोस के लड़कों पर भी, लड़कियों पर भी, छोटे छोटे बच्चों पर भी उन्होंने यह अध्ययन किया था। ठीक है, तो जीन पियाजे की यही देन थी कि इन्होंने क्या किया, अपने 3 पुत्रों को, स्वयं जो उनके 3 पुत्र थे और पास पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया और उसके बाद जाकर के कुछ सिद्धांत निकालते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संबंधी विकास। देखिए, इसे जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक संबंधी विकास को कहा क्या क्या जाता है? इसे जो है अवस्था संबंधी सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था संबंधी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अवस्था संबंधी सिद्धांत?
हर बात पर आप क्यों लगाइए। जब आप हर बात पर क्यों लगाएंगे, जब आपको इसका आंसर मिलेगा तब आप अच्छे तरीके से समझेंगे। इसे अवस्था संबंधी सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उन्होंने बालकों पर इसका अध्ययन किया, बालकों पर शोध किया, तो जो है कुछ कुछ वर्ष तक कैटेगरी में बांटे। जैसे 0 से 2 वर्ष तक एक बार बांटे, फिर उसके बाद 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन किए, फिर उसके बाद 7 से 11 वर्षों तक के बच्चों पर अध्ययन किए, उसके बाद 11 से 15 वर्षों तक के बच्चों पर अध्ययन किए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवस्था की कैटेगरी में बांट करके अध्ययन किया। इस वजह से इसे जो है अवस्था संबंधी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इसे एक चीज बोलते हैं विकासात्मक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? विकासात्मक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बताइए इसे विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसे विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो इसे जो है विकासात्मक सिद्धांत जो है इस वजह से कहा जाता है, इसे जो है विकासात्मक सिद्धांत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बच्चों के अंदर बचपन से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक या अधिक आयु तक जिस तरीके से उनके शरीर में वृद्धि होती है और मानसिक विकास होता है, उस पर भी उन्होंने शोध किया था। ठीक है, तो विकास पर भी उन्होंने शोध किया कि किस तरीके से इनकी बुद्धि का विकास हो रहा है, किस तरीके से इनकी ज्ञान का विकास हो रहा है, किस तरीके से इनके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। विकास संबंधी इन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था संबंधी इन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इसे अवस्था संबंधी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इन दोनों के कंबाइंड अध्ययन को, दोनों के जो मिला करके जो अध्ययन किया गया उसे कहे हैं विकासात्मक अवस्था संबंधी सिद्धांत। विकासात्मक अवस्था संबंधी सिद्धांत। ठीक है, जब इन दोनों का कंबाइंड अध्ययन किया गया तो इसे यह बोल दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसे अवस्था संबंधी सिद्धांत बोला गया क्योंकि इसे कैटेगरी में बांटकर अध्ययन किया गया। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 15 वर्ष, इस तरीके से इसे अवस्था संबंधी सिद्धांत कहा गया। और इसे जो है विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहा गया, क्योंकि किस तरीके से बच्चों में जन्म से लेकर के 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक आयु तक किस तरीके से बुद्धि में विकास होता है, उसके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इसे जो है विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। और जब इन दोनों का कंबाइंड अध्ययन किया गया, तब इसे कहा गया विकासात्मक अवस्था संबंधी सिद्धांत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं कौन क्या है। ठीक है, कौन क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं चर्चा करता हूं कि जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं वह जो है ये जो संज्ञान लिखा गया है, ये जो संज्ञानात्मक लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप इसे समझिए, जो संज्ञानात्मक लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब संज्ञान का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए संज्ञान का क्या मतलब होता है? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का चरम बिंदु। जो इसका राइट आंसर है ज्ञान का चरम बिंदु, ज्ञान के चरम बिंदु को संज्ञान कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह नहीं समझना है ज्ञान का चरम बिंदु, केवल आप जानिए संज्ञान का मतलब ही होता है ज्ञान। यहां से ही आप इसका निष्कर्ष निकालिए, संज्ञान का मतलब ही होता है ज्ञान। ठीक है, इसे जो है संज्ञानात्मक कहते हैं, इसे जो है रचनात्मक भी बोलते हैं, इसे जो है मानसिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञानात्मक की जगह पर आप समझिएगा किस तरीके से बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास धीरे धीरे क्रम में होता है। 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया गया, इस तरीके से इनका सिद्धांत होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जब बच्चों पर शोध किया तो इन्होंने 4 तरीके का सिद्धांत दिया। कितने प्रकार का सिद्धांत दिया? 4 प्रकार का सिद्धांत दिया। वो चारों प्रकार के सिद्धांत के बारे में आज विस्तृत चर्चा आपके सामने होने वाली है। पूरे सेशन पर बने रहिएगा और अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए जरूरी है ये सब। चलिए मैं आगे बताता हूं। आगे है, सबसे पहले आप जानिए संज्ञानात्मक, ये जो संज्ञान शब्द है इसे जो है उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है संगठन और एक है अनुकूलन। ठीक है, एक है संगठन,
एक है अनुकूलन। इस संज्ञानात्मक शब्द को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक है संगठन, एक है अनुकूलन। देखिए जो संगठन शब्द लिखा गया है इसका अर्थ जो है इससे बिल्कुल भिन्न है, इसका अर्थ जो है इससे बिल्कुल भिन्न है। आप संगठन का अर्थ हो मत लगाइएगा कमेटी वाला संगठन, इसका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है, ठीक है। और एक है अनुकूलन। अनुकूलन को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक है आत्मसातीकरण, एक है आत्मसातीकरण, एक है आत्मसातीकरण, एक है विशिष्टीकरण। क्या है? एक है विशिष्टीकरण, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से कौन सी शब्दावली नहीं आती है? निम्न में से कौन सी शब्दावली नहीं आती है? संगठन उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, अनुकूलन उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन में दिया रहेगा विशिष्टीकरण और एक दूसरा ऑप्शन बना देगा। तो आप ध्यान रखिएगा जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसको पहले दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है संगठन, एक है अनुकूलन, एक है अनुकूलन। उसके बाद क्या है? अनुकूलन को दो भागों में विभाजित किया गया, अनुकूलन को दो भागों में विभाजित किया गया, अनुकूलन को दो भागों में विभाजित किया गया। एक है आत्मसातीकरण, एक है आत्मसातीकरण, एक है विशिष्टीकरण, ठीक है। एक है आत्मसातीकरण और एक है विशिष्टीकरण। ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा कि कौन क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको यह समझ में आ रहा होगा। कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूं। कहां से क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन कहां से बनेंगे? क्वेश्चन यहां से बनेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से कौन सा शब्दावली प्रयोग नहीं होता है? इसमें से तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में धीरे धीरे डिटेल में चर्चा होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप ले चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं संगठन की। किसकी बात करता हूं? संगठन की। संगठन किसे कहते हैं? संगठन किसे कहते हैं? संगठन जो है, जब बालक किसी वस्तु को देखता है, देखिए जब बालक किसी वस्तु को देखता है, जब बालक इसे जो बाल मनोविज्ञान की भाषा है उसमें कहा जाएगा प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का, प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का बुद्धि में स्थान देना, ठीक है। यही है संगठन। संगठन का क्या अर्थ है भैया? संगठन का अर्थ है प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का। जो बच्चा जो है अपने सामने कोई वस्तु देखता है उसे अपने मस्तिष्क में स्थान देता है, वह होता है संगठन, ठीक है। उसके बाद होता है अनुकूलन। उसके बाद क्या होता है? अनुकूलन होता है, ठीक है। अनुकूलन के बाद होता है, जैसे आप लड़का जो है कोई वस्तु देखेगा, लड़का जो है एक छोटा सा बच्चा कोई वस्तु देखेगा, सबसे पहले उसे अपने बुद्धि के अंदर एक स्थान देगा, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? अनुकूलन होता है नवीन ज्ञान प्राप्त करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। जब कोई बच्चा जो है, जब कोई बच्चा कोई वस्तु देखेगा, जब कोई बच्चा कोई वस्तु देखेगा तो उसे जो है अपने बुद्धि में स्थान देगा, ठीक है। उसके बाद अनुकूलन करेगा। अनुकूलन का मतलब उससे जो है उसे नवीन ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसने कभी भी फूल नहीं देखा है, जब वो फूल देखेगा तो उसके दिमाग में फूल का एक चित्र बनेगा। उसके बाद अनुकूलन की व्यवस्था होगी, अनुकूलन पे चलेगा। वो जो इनके सिद्धांत है वो अब कहाँ पर आएगा? अनुकूलन में आएगा। अनुकूलन में आएगा, दिमाग में क्या होगा? उसे एक नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसने फूल को देखा। अब बाद में जब वो फूल को देखेगा तो एक बार पहले देखा है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे कभी देखा है। उसे जो है नवीन ज्ञान पहले प्राप्त हुआ कि फूल के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण है प्राचीन ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच संबंध, नवीन ज्ञान के बीच संबंध, यह है आत्मसातीकरण, ठीक है। प्राचीन ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच जो संबंध होता है, आवत में नीचे, प्राचीन ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच जो संबंध होता है उसे कहते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। उसके बाद है विशिष्टीकरण। क्या है?
विशिष्टीकरण है। उसके बाद है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण क्या होता है? अपने जो उसका नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो उसका नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका नए ज्ञान का विस्तार करना, नए ज्ञान का विस्तार करना, नए ज्ञान का विस्तार करना। एक बार आप इसे पुनः देखिए। सॉरी, संज्ञान को कितने शब्दों में विभाजित किया गया है? तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है संगठन, एक है अनुकूलन। अब संगठन किसे कहते हैं? संगठन उसे कहते हैं प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का बुद्धि में स्थान देना। जब कोई बच्चा जो है छोटा सा कोई वस्तु देखेगा तो उसे अपने बुद्धि में स्थान देगा, उसके बाद उसे एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी, मन का मतलब अनुकूलन होगा। उसके बाद आत्मसातीकरण का मतलब होता है उसे पहले जो ज्ञान होता है और अब जो नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसमें जो है कोरिलेट करेगा, वो संबंध बनाएगा। नवीन ज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच जो संबंध होता है, पुराने ज्ञान के बीच, वही होता है आत्मसातीकरण। और विशिष्टीकरण का मतलब होता है नए ज्ञान का विस्तार करना। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं अब जो है अंत करता हूं। आप जो बेसिक चीजें थी उसे समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए मैं इनके चारों सिद्धांतों के बारे में एक एक करके चर्चा करता हूं। एक एक करके इनके चारों सिद्धांतों के बारे में चर्चा करता हूं। जीन पियाजे ने जो चारों सिद्धांत दिया था वो क्या है? ये लिखा गया है, आपके व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला है संवेदना गामक अवस्था। क्या है? संवेदना गामक अवस्था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो चारों सिद्धांत हैं वो किस किस अवस्था तक लागू हैं। तो जो है 0 से 2 वर्ष तक लागू है। 0 से 2 वर्ष तक मतलब जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है? संवेदना गामक अवस्था चलती है। उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक चलती है? 2 से 7 वर्ष तक चलती है। उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होता है 7 से 11 वर्ष तक। कितने वर्ष तक होता है? 7 से 11 वर्ष तक। उसके बाद होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक होती है? 11 से 15 वर्ष तक। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि जीन पियाजे का जो चारों सिद्धांत है, पहला है संवेदना गामक अवस्था, एक कितने से कितने वर्ष के बीच होता है? तो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चों में। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष के बीच के बच्चों में। उसके बाद होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं, ये जो होता है 11 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों में होता है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों में होता है, क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो मैं अब जो है एक एक करके डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक, संवेदना गामक अवस्था की चर्चा अब धीरे से आपके सामने एक एक करके पूरा डिटेल में आपको चर्चा की जाएगी। संवेदना गामक अवस्था, ये जो है यहां से देखिए, एक शब्द है संवेदना, एक शब्द है गामक। एक शब्द है संवेदना, एक शब्द है गामक। ये दो शब्दों से मिलकर बना है संवेदना और गामक। संवेदना एक शब्द है और एक है गामक। अब इसे समझिए, यही शब्दों में इनके सिद्धांत छिपे हुए हैं। संवेदना का मतलब होता है संवेदी समझ, संवेदी समझ होता है। अभी मैं डिटेल में चर्चा करता हूं क्या होता है। संवेदना का मतलब होता है संवेदी समझ और गामक का मतलब होता है शारीरिक क्रियाएं। क्या होता है? शारीरिक क्रियाएं। ठीक है, जब बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष के बीच होता है तो क्या करता है? देखिए, संवेदना का मतलब होता है नाक कान मुंह आंख और त्वचा के माध्यम से वह चीजों को स्पर्श करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस अवस्था में शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। जैसे वह जो है घुटने के बल चलने की कोशिश करता है। पहले वो क्या करता है? घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो है वातावरण से वह सीधा संबंध स्थापित करने की प्रयास करता है। कौन? यहाँ पर पहली अवस्था में, संवेदना गामक अवस्था में। किस अवस्था में? संवेदना गामक अवस्था में वह वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा करता है। ठीक है, संबंध स्थापित करने की इच्छा करता है। पहला है संवेदना गामक अवस्था। ठीक है,
संवेदना गामक अवस्था में वो क्या करता है, शरीर से क्रिया की जाती है। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं इसमें संबंधित होती हैं, शारीरिक क्रियाएं इसमें संबंधित होती है। वह जो है हाथ से कोई चीज पकड़ता है। बच्चा जो है जब छोटा होता है, आप उसे समझिए, एक बच्चे के ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई चीज पकड़ता है, कोई वस्तु पा जाता है उससे वह खेलता है, कोई वस्तु पा जाता है तो उससे वह खेलता है। ठीक है, तो इस तरीके से वह जो है संवेदना गामक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा पहला जो सेशन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले ही सिद्धांत में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, एक शब्द का पहले सिद्धांत में उन्होंने इस्तेमाल किया है, संवेदना गामक, आपको समझ में आ गया होगा। छोटे बच्चे का, छोटा बच्चा मतलब 0 से 2 वर्ष के बीच बच्चों में जो संवेदी समझ विकसित होती है और शारीरिक क्रियाओं के साथ, शारीरिक क्रियाएं मतलब किसी वस्तु को छूना, किसी वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु से खेलना, 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों में यही होता है। शारीरिक क्रियाएं करता है, किसी वस्तु को पकड़ता है, खेलता है, और उसके अंदर एक संवेदी समझ स्थित होती है। जैसे अगर वो एक बार जो है लालटेन पहले चलती थी, अब तो नहीं चलती है। जब छोटा बच्चा रहे 0 से 2 वर्ष का, उसे जो है एक बार लालटेन के पास बैठा दीजिए, एक बार, पहली बार तो वह नहीं जानेगा, लेकिन एक बार जब लालटेन के शीशे को एक बार छू देगा और जल जाएगा, उसके अंदर एक समझ उत्पन्न हो जाएगी, इसे छूने से हमारे शरीर को नुकसान होगी, तो दोबारा से वो नहीं छुएगा उसे। तो इस तरीके से संवेदी समझ स्थापित होती है 0 से 2 वर्ष के बीच। ठीक है, तो इसी में एक शब्द का इस्तेमाल किया है जीन पियाजे साहब ने, वह शब्द है स्कीमा। क्या शब्द है? स्कीमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। स्कीमा क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है स्कीमा क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे स्कीमा क्या होता है, इसे समझिएगा। यह जो है स्कीमा है, स्कीमा नहीं है। ठीक है, यह जो है स्कीमा है, स्कीमा नहीं है। ठीक है, तो जिसका जो परिभाषा है मैं बोल रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे जो क्रिया करते हैं वे उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे जो शारीरिक क्रिया करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शारीरिक क्रिया करते हैं वह उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती है, स्कीमा कहलाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः आप देख लीजिए स्कीमा किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चे जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं सॉरी, जो छोटे बच्चे रहेंगे वो जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क से वो संबंध रखता है। तो छोटे छोटे बच्चे जो शारीरिक क्रिया करते हैं वह उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती है, इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, संवेदना गामक अवस्था में यही चीजें हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो झुकाव रहता है बच्चे का, वो प्रकाश के प्रति रहता है। प्रकाश के प्रति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के प्रति झुकाव किस अवस्था में होता है? तो प्रकाश के प्रति झुकाव जो होता है वह संवेदना गामक अवस्था में होता है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो स्कीमा पूछा जाता है, स्कीमा क्या है? तो स्कीमा है छोटे छोटे बच्चे जो शारीरिक क्रियाएं करेंगे वह कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क से जुड़ी होंगी, जो भी शारीरिक क्रिया करेंगे उनके मस्तिष्क से जरूर जुड़ी होगी, वही स्कीमा होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है संवेदना गामक अवस्था में बच्चे का रुझान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रकाश के प्रति बच्चे का रुझान सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस तरीके से संवेदना गामक अवस्था समाप्त होती है। पहली अवस्था को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, पहली अवस्था को आपने समझ लिया होगा। उम्मीद करूंगा पहली अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 0 से 2 वर्ष के बच्चे को आप हटाइए, आपके घर में कोई बच्चा होगा 0 से 2 वर्ष का होगा, उसके बारे में आप अध्ययन करिए। जो क्रियाएं वो करेगा वो जो है पहले सिद्धांत में आएगा। आप ऐसे समझिएगा, आपके घर में कोई बच्चा है 0 से 2 वर्ष के बीच वह आता है, 0 से 2 वर्ष के बीच वह आता है, जो क्रियाएं करेगा उस संवेदना गामक अवस्था में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे कहते हैं यह जो है 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चों में होता है। यह क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चों में होता है।
अब जानिए, आपके पास कोई छोटा सा बच्चा है जो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का है, ठीक है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में आएगा। मतलब क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो लक्षण है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो लक्षण है, उसे आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझिए, आपके पास एक जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे बच्चों में बालक के अंदर पहला लक्षण है, बालक के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। सबसे पहला है, बालक के अंदर ज्ञान का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। बालक के अंदर ज्ञान का निर्माण शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है सही अनुपात नहीं मालूम कर पाता है। जब कोई बच्चा 3 वर्ष का रहेगा, 4 वर्ष का रहेगा, तो वह जो है सही अनुपात नहीं मालूम कर पाता है। जैसे, अब सही अनुपात नहीं मालूम कर पाता है, इसके बारे में आप जानिए। जैसे किसी बच्चे के सामने एक गिलास है, ठीक है। एक बच्चे के सामने 2 बराबर गिलास आप रख दीजिए, जो 2 से 7 वर्ष के बीच रहेगा, ठीक है। इसमें जो है बड़ा बड़ा कंकड़ रख दीजिए, बड़े कंकड़ रख करके इसे भर दीजिए, अब इसमें जो है छोटे छोटे कंकड़ भरिए और इसे जो है आधा ही भरिए। उससे पूछिए किस गिलास में सबसे ज़्यादा कंकड़ है, तो वह इसे ही बताएगा, क्यों सही बताएगा? क्योंकि वो कहेगा ये तो गिलास पूरी भरी हुई है और एक गिलास पूरी भरी हुई है, एक गिलास आधी है, इसलिए वह यही बताएगा कि भैया ये भरी हुई है या आधी है, ठीक है। तो उसके अंदर सही अनुपात मालूम नहीं कर पाता है वो। देखिए, अगर उसके सामने आप जो है एक गुब्बारा रख दीजिए, एक कितना बड़ा गुब्बारा रख दीजिए उसके सामने, ठीक है, और उस गुब्बारे के ही कलर का एक पत्थर रख दीजिए इधर, गुब्बारे के ही कलर का एक पत्थर रख दीजिए। ये जो है गुब्बारा है, हवा से भरा हुआ है, और एक पत्थर है, गुब्बारे के ही कलर का रखिएगा, नहीं तो समझ जाएगा, गुब्बारे के ही कलर का पत्थर है, ठीक है। उससे पूछिए कि भैया कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। तो थोड़ा सा अगर गुब्बारा बड़ा रहेगा तो पत्थर छोटा भी रहेगा, तो भी वो कहेगा गुब्बारा भारी है, पत्थर छोटा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, सही अनुपात करने की क्षमता विकसित नहीं होती है, ठीक है। सही अनुपात करने की क्षमता विकसित नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर सही अनुपात करने की क्षमता नहीं स्थित होती है। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़िएगा जरूरी से, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात इसके 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चों में आता है, वह जो है अभी यही समय होता है, वह परिवार के दायरे से बाहर निकलता है, अब परिवार के दायरे से बाहर निकलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह जो है, देखिए आपके पास 3-4 वर्ष का जो बच्चा होगा, वह अब अपने घर में संतुष्ट नहीं होता होगा, वह जो है पास पड़ोस वाले बच्चे से संबंध रखता है और उनके साथ खेलने की कोशिश करता होगा, ठीक है। पड़ोस के बच्चों के साथ ध्यान रखिएगा इसे, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है, खेलता है। वह जो है अब अपने परिवार से संतुष्ट नहीं होता है। परिवार में पहले उसे बहला फुसला कर रखा जाता था, लेकिन जब बच्चा जो है इस अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, वो परिवार के दायरे से बाहर निकलता है और पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो खेलता है, ठीक है। तो आपके सामने अगर 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यह जो है खेलने की कोशिश करेगा, परिवार के दायरे से बाहर निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसी में होता है प्रतीकों का, कोई प्रतीक मतलब चिन्ह है, प्रतीक का अगर आप एक बार इस तरीके का प्रतीक बना देंगे तो वह जो है
ये जो टेढ़ी पाई पारी गई है, एक बार वह उसे देख लेगा तो समझ जाएगा। ठीक है, तो प्रतीकों का अध्ययन कर लेता है, प्रतीकों को समझ जाता है, मतलब कोई चिन्ह अगर बनाया गया है तो वह उसे समझ जाएगा। लेकिन अगर उसे एक चित्र दे दीजिए, आप जो है उसे एक इस तरीके का चित्र दे दीजिए, एक आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है और इसका ये दोनों हाथ हैं। ठीक है, ये दोनों हाथ हैं, आप उसे बनाने को देंगे तो उस अवस्था में वो जो है ये दोनों हाथ जो है सीधा कभी नहीं बनाएगा, ये दोनों हाथ कभी इस तरीके से बनाएगा, कभी इस तरीके से बनाएगा। यही होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। प्रतीक को तो चिन्ह लेता है, चिन्हों को समझ लेता है, लेकिन जब उसे चित्र बनाने के लिए दिया जाता है, सरल से सरल चित्र भी बनाने के लिए दिया जाता है, तो वह उसे गलत कर देता है। सीधी पाई को कभी वक्र रेखा पार देगा, कभी टेढ़ी पार देगा, तो ऐसा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इस तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चों में होती है। आपके सामने कोई 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा हो, वह जो जो क्रियाएं करता है आप उसे सीधे सीधे समझिएगा, वो जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बीच आता है। ठीक है, इसमें जो है वह गणना नहीं कर पाता है, वह जो है गणना नहीं कर पाता है। गणना मतलब अगर उससे कहा जाए यह आप एक अंगुली दिखा करके इस तरीके से एक अंगुली दिखाइए और उसके बाद ये 2 अंगुली दिखाइए, हालांकि वो 1 2 याद के ये रहेगा, 1 2 3 उसे पता रहेगा, लेकिन 1 और 2 की गणना नहीं कर पाएगा, 1 और 2 कितने हो गए, तो वह जो है इस अवस्था में गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह प्रत्यक्ष जो उसके सामने दिखाई देता है उसके बारे में ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। उसका दिमाग जो है दो या 2 से अधिक चीज़ों पर नहीं केंद्रित हो पाती है। अगर उसके सामने आप एक कॉपी रखेंगे, आप एक मिठाई रख देंगे, तो उसका दिमाग केवल और केवल उसी मिठाई पर केंद्रित होगा, उसका दिमाग और कहीं नहीं जाएगा, वो केवल मिठाई को खाने का प्रयास करेगा, उसका दिमाग केवल और केवल एक जगह केंद्रित होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, गणना नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहली बात है वह परिवार के दायरे से बाहर निकलता है, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करता है। दूसरा है प्रतीकों का अध्ययन करता है, लेकिन अगर उसे चित्र बनाने के लिए दिया जाए तो वह गलत चित्र बनाएगा। तीसरा है वह गणना कभी नहीं कर पाएगा इस अवस्था में। चौथा है गणना नहीं कर पाएगा इस अवस्था में। चौथा है वह जो है उसके संक्रियात्मकता का मतलब है वह संक्रिया नहीं कर पाएगा, एक ही स्थान पे अपना दिमाग केंद्रित करेगा, वह कहीं दूसरी जगह नहीं सोच पाएगा, उसकी समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है। इसी तरीके से आप समझिए, उसकी समझने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। अब अगले सिद्धांत पर आते हैं। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है उनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यह जो है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में बच्चों में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए उस अवस्था में हुआ क्या था, उस अवस्था में हुआ था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हुआ था, बच्चा जो है परिवार के दायरे से बाहर निकल चुका था, खेल कूद करने लगा था, पड़ोस के बच्चों के साथ घुल मिल गया था, उसके कई दोस्त हो गए थे। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? सबसे पहला जो बात होगा वह गणना करने में सक्षम हो जाएगा, गणना करने में सक्षम हो जाएगा। जब बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 वर्ष के बीच पहुंचेगा तो वह गणना कर लेगा। उसके सामने 2 उंगली आप रखेंगे, 1 उंगली रखेंगे, अगर एक बार उसे सिखा देंगे 2 और 1 इस तरीके से जोड़ा जाता है, भैया 2 1 3 होगा, 1 उसमें ऐड किया जाएगा, तो दूसरी बार अगर आप उससे पूछेंगे तो बता ले जाएगा, गणना करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अब जो मैंने बताया सही अनुपात उसे पता हो जाता है, भैया सही अनुपात पता हो जाता है। अब सही अनुपात पता हो जाता है मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या था, आप एक गुब्बारा रख दिए थे बड़े आकार का, आप एक गुब्बारा रख दिए थे और उसी कलर का एक पत्थर रख दिए थे छोटे आकार का एक पत्थर रख दिए थे। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मतलब 2 से 7 वर्ष के बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि इसमें जो है कौन भारी है तो गुब्बारा जवाब देगा, लेकिन वही बच्चा जब 7 से 11 वर्ष के बीच आएगा, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बीच आएगा, जब आप उससे पूछेंगे कौन सा भारी है तो सीधा सीधा जवाब देगा पत्थर तो भारी होता है, हमें इतना उल्लू नहीं समझते हैं, हम इतने उल्लू नहीं है, पत्थर ही भारी है। तो इस अवस्था में वो सही सही जवाब देने के काबिल हो जाता है, थोड़ा सा उसके बुद्धि में विकास हो जाता है। ठीक है, तो सही अनुपात का निश्चय कब होता है? वो जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। गणना कर लेता है, सही अनुपात पता हो जाता है उसे। कुल मिलाकर कहें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो गलतियां थी, जो कमियां थी, उसे दूर किया जाता है
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। जो कमियां वहां पर बच्चे ने किया था वह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दूर की जाती है। तो गणना करने में सक्षम हो जाता है, सही अनुपात पता हो जाता है, आरोही और अवरोही क्रम उसे पता हो जाता है। ये भी जानिए, ये आप समझिए, आपके सामने एक 7 से 11 वर्ष 7 और 11 वर्ष के बीच का बच्चा है, वह क्या क्या कर पाता है वही वही आप जानकारी रखिए। आरोही और अवरोही के बीच वह अंतर समझने लगता है, ठीक है। वह जो है चित्र बनाने के काबिल हो जाता है, चित्र बनाने के काबिल हो जाता है, ठीक है, चित्र बनाने के काबिल हो जाता है। तो इस तरीके से यही इतनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं यही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गणना करने में सक्षम हो जाता है, उसे जो है सही अनुपात निश्चित हो जाएगा, वो कौन सा भारी है, कौन सा वजन है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, ये पता हो जाएगा। आरोही क्रम मतलब क्रम का वो निर्धारण कर लेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके बारे में आप उसे पूछेंगे 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो आसानी से जवाब दे पाएगा 3 बड़ा है। तो आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जानकारी होती है। चित्र बनाने के काबिल हो जाता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपने एक चित्र बनाने को दिया था, एक ये जो हाथ वाला चित्र था वह इस तरीके से छाप रहा था, लेकिन जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचेगा तो वह जो हाथ छापेगा बच्चे का वो सीधा छापेगा, ठीक है सॉरी, चित्र बनाने का वह काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। अब आगे बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो अंतिम अवस्था है वो क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह क्या होता है? 11 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों में होता है। 11 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे बच्चियां धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे बच्चे बच्चियां जो है किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, वो जो है कई जगहों पर अपना दिमाग केंद्रित कर देते हैं। मतलब उनका दिमाग जो है, उनका ध्यान कई जगहों पर केंद्रित होने लगता है, कई जगहों पर केंद्रित होने लगता है, केंद्रित होने लगता है। ध्यान रखिएगा इसे, उनका दिमाग कई जगहों पर केंद्रित होने लगता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके घर में कोई दिक्कत हो रही है, उसके घर में कोई दिक्कत हो गई है, कोई समस्या आ गई है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब बच्चा 11 से 15 वर्ष के बीच हो जाएगा, उसका दिमाग तो अपने घर पर रहेगा कि हमारे घर पर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो इसमें यही होता है, ध्यान कई जगहों पर केंद्रित होने लगता है बच्चे का, और कार्य करने का कारण उसे पता हो जाता है। कार्य करने का कारण उसे पता हो जाता है। कार्य करने का कारण, जब वो कोई कार्य आप उससे कहेंगे, 11 से 15 वर्ष के बीच का कोई बच्चा होगा, आप उससे कहेंगे बेटा यही काम करना है, तो वह तुरंत पूछेगा इसका कारण क्या है, क्यों मैं ये काम करूं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर वो काम करेगा। तो कार्य का कारण पता हो जाता है और समझ पूर्णतः विकसित हो जाती है। जो समझ होती है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से किशोरावस्था में बच्चे बच्चियां प्रवेश करते हैं 11 से 15 वर्ष के बीच में। उनका ध्यान जो है कई जगहों पर केंद्रित होने लगता है। कोई कार्य वो करेंगे तो कार्य करने का कारण वो जरूर पूछेंगे, समझ पूर्णतः विकसित होने लगेगी। जैसे इनके सिद्धांत को पढ़ने के लिए आपके सामने एक छोटा सा बच्चा, आप ये जो है एक एनालाइज करिएगा कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। किस तरीके से बड़ा हो रहा है? आपके घर में तो कोई ना कोई बच्चा होगा, वो कैसे कैसे हरकतें बचपन में कर रहा था और किस तरीके से बड़े होने पर हरकतें उसकी हुई, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। आप आसानी से इन चारों सिद्धांतों का अध्ययन कर पाएंगे। उसी का अध्ययन करके, उसी को पढ़ करके मैंने भी जो बता रहा हूँ ये सब ना, उसी से मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चे का एनालिसिस करिए, आप पूरे जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ लेंगे। पूरे जीन पियाजे का ही सिद्धांत नहीं, चाहे जिसका सिद्धांत हो, जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, आप बच्चे के ऊपर शोध करके आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, बच्चे का एनालिसिस करिए। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था, मैंने पूरा कोशिश किया है समझाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।